हेलो फ्रेंड्स, मार्गदर्शन कंपटीशन क्लासेज में आपका स्वागत है। पिछले वीडियो में मैंने आपको इस्लाम का उदय किस तरह से हुआ, मोहम्मद साहब के नेतृत्व में किस तरह से इस्लाम उदित होता है और किस तरह से इस्लाम की शिक्षाएं कुरान शरीफ के रूप में सामने आती हैं। इसके बाद हम देखते हैं मोहम्मद साहब के बाद जो उनके उत्तराधिकारी हुए, उन उत्तराधिकारियों को खलीफा कहा गया। खलीफा मीन्स उत्तराधिकारी। तो इसे ये वास्तव में अगर देखा जाए तो ये पृथ्वी पर ईश्वर का प्रतिनिधि माना गया है खलीफा को। खलीफा के जो कर्तव्य थे तो वो ये थे कि प्रशासनिक रूप से, न्यायिक रूप से कानून बनाने की सारी क्षमताएं खलीफा में विद्यमान थी। और हम देखते हैं कि जब ये शासक बनता है, साम्राज्य का विस्तार होता है, तो स्वाभाविक है कि सब क्षमताओं के साथ साथ धर्म का संचालन भी इसी के हाथ में था। लेकिन देखा जाए तो इस खलीफा की जो मूल भावना है वो मूल भावना चुनाव की है। इस्लाम के अनुसार इसका चुनाव होना चाहिए। हम देखते हैं मोहम्मद साहब की मृत्यु के बाद सबसे पहले अबू बकर खलीफा बनते हैं। अबू बकर का कार्यकाल जो है 632 से 634 तक, माने बहुत छोटा सा कार्यकाल है, केवल 2 वर्ष का। लेकिन हम देखते हैं पहले कार्यकाल में ही इन्होंने पूरे अरब क्षेत्र में अपनी केंद्रीय सत्ता को निर्विरोध रूप से स्थापित किया, निर्विरोध रूप से स्वयं को स्थापित किया। इसके अलावा हम देखते हैं दूसरे वर्ष में इन्होंने इराक, सीरिया और बाइजेंटाइन साम्राज्य, सासानिद साम्राज्य के विरुद्ध अभियान चलाए हैं और ये काफी सफल रहे हैं। उसके बाद हम देखते हैं कि दूसरे खलीफा उमर होते हैं। उमर के समय में भी साम्राज्यवादी अभियान कायम रहते हैं और इराक, सीरिया और बाइजेंटाइन साम्राज्य इन सभी पर विजय प्राप्त कर ली जाती है इन उमर के द्वारा। और उमर के समय में एक महत्वपूर्ण कार्य भारत की दृष्टि से यह हुआ है कि भारत पर अरब लोगों का पहला आक्रमण जो थाना महाराष्ट्र में हुआ था वो इन्हीं खलीफा के साथ में कार्यकाल में हुआ है, उमर के साथ में। और इसके बाद हम देखते हैं कि उस्मान खलीफा बनते हैं। उस्मान जो खलीफा बने थे तो उनकी एज 70 वर्ष के करीब थी। 70 वर्ष की उम्र में ये खलीफा बनते हैं और होता क्या है, इनके ऊपर एक पक्षपात का आरोप लगता है। इनके विरोध में एक असंतोष का माहौल बनता है और जो मोहम्मद साहब के कबीले के लोग होते हैं, बनी हासिम के लोग होते हैं, वो अपने कबीले की उपेक्षा का आरोप लगाते हैं। और बाद में हम देखते हैं कि इन उस्मान खलीफा का वध हो जाता है, इनकी हत्या हो जाती है। ये खलीफा क्या करते हैं कि दमिश्क, इसके अलावा फिर हम देखते हैं कि अली होते हैं, अली खलीफा बनते हैं। अली खलीफा के बाद फिर ये 4 खलीफा हुए हैं जो सबसे महत्वपूर्ण हैं। अली ने क्या किया है, मदीना से राजधानी को कूफा में स्थापित किया है। अली के समय में 4 खलीफा जो होते हैं ये पाक खलीफा बोले जाते हैं, पवित्र खलीफा बोले जाते हैं ये 4। और इनका जो केंद्र होता है वो मक्का होता है। फिर क्या हुआ, अली ने जो अपने पुत्र को हसन को उत्तराधिकारी नियुक्त किया है, लेकिन हम देखते हैं कि हसन खिलाफत को छोड़ देता है और मुआविया के पक्ष में अपनी गद्दी को छोड़ के मदीना चला जाता है। इस तरह से 5वें खलीफा मुआविया बन जाते हैं। मुआविया का जो केंद्र होता है वो दमिश्क हो जाता है। पहले खलीफाओं का केंद्र मक्का था और बाद के खलीफा जो मुआविया बनते हैं इनका केंद्र क्या हो जाता है, दमिश्क हो जाता है। इसके अलावा एक चीज और होती है, सारे खलीफा जो थे कुरैश कबीले के थे। कुरैश कबीला की 2 ब्रांचेज हाशमी और उमैयद होती हैं। तो शुरुआती खलीफा जो थे वो हाशमी थे, बाद के खलीफा उमैयद थे। तो ये क्या करते हैं, मुआविया अपने पुत्र यजीद को अपना उत्तराधिकारी नियुक्त करते हैं और इसी समय उत्तराधिकार को लेकर एक मतभेद पैदा होता है। यजीद को ये उत्तराधिकारी नियुक्त करते हैं। उसी समय जो मोहम्मद साहब की बेटी फातिमा होती है, फातिमा का बेटा जो पुत्र होता है हुसैन, उससे लोग जो कूफा के लोग होते हैं वो हुसैन का समर्थन करते हैं। मक्का मदीना के जो लोग होते हैं वो यजीद का समर्थन करते हैं। और इस तरीके से एक युद्ध होता है करबला के मैदान में। करबला कूफा से 25 किलोमीटर दूर है, वहां पर एक युद्ध होता है। उस करबला के मैदान में सही मायने में विश्वासघात करके धोखे से हुसैन की हत्या कर दी जाती है, हुसैन को मार दिया जाता है।
यहीं से हम देखते हैं इस्लाम में शिया और सुन्नी, करबला के मैदान से ही शिया और सुन्नी दो समुदाय का जन्म होता है। शिया अलग हो जाते हैं, सुन्नी अलग हो जाते हैं। देखिए जो शिया है वो इन 4 खलीफाओं को मानते हैं, बाद के खलीफाओं को वो मान्यता नहीं देते, क्योंकि जिस तरीके से हुसैन की हत्या की गई विश्वासघात के साथ, इसलिए वो बाद के खलीफाओं को मान्यता प्रदान नहीं करते हैं। तो मुआविया क्या करते हैं, मुआविया ने जब अपने बेटे को खलीफा नियुक्त किया तो यहीं पर एक मुआविया की द्वारा अपने बेटे को स्थापित कर देने से उमैयद राजवंश की स्थापना होती है 761 में। और उमैयद राजवंश जो होता है वो 750 तक रहता है। इस वंश में 14 खलीफा होते हैं। उमैयद सुन्नी खलीफा थे और इनका जो झंडा था वो सफेद था, ध्वजा सफेद थी इनकी। और इसमें सबसे महत्वपूर्ण जो खलीफा हुए हैं वो अल वलीद, जिनका कार्यकाल 705 से 715 ईस्वी तक होता है। याद रखिएगा, इन्हीं के समय में सिंध में अरबों द्वारा विजय प्राप्त की जाती है और सबसे बड़ा इस्लामी साम्राज्य अल वलीद के समय में ही होता है। 750 तक हम देखते हैं इस तरीके से इन खलीफाओं का शासन रहता है। इसके बाद हम देखते हैं कि अब्बासी खिलाफत कायम होती है। 750 ईस्वी में अब्बासी खिलाफत कायम होती है और ये 1258 तक खलीफा रहते हैं। अब्बासी लोग शिया थे, इनका जो ध्वज था उसका रंग काला था, ब्लैक कलर का इनका झंडा था और ये खलीफा काफी उदार माने जाते हैं। इनके जो संस्थापक थे वो अब्दुल अब्बास थे। इन्होंने क्या किया है, अपने केंद्र को दमिश्क से हटाकर बगदाद में स्थापित किया। इनका केंद्र क्या होता है, बगदाद हो जाता है। और ये स्वयं को मोहम्मद साहब का मंजर समझते थे, काफी उदार प्रवृत्ति के थे। और हम इसमें देखते हैं कि सबसे महत्वपूर्ण खलीफा जो है हमें मामून दृष्टिगत होते हैं। मामून के समय में क्या होता है, दारुल हिकमत नामक एक संस्था की स्थापना की जाती है, जिसे बैल उल हिकमत भी कहा जाता है, अर्थात ज्ञान का घर। इस संस्था का कार्य क्या था, इसमें वैश्विक साहित्य का अनुवाद किया जाता था इस संस्था के द्वारा। और इन्हीं अब्बासी खलीफाओं के समय में हम देखते हैं कि यूरोप में तमाम ज्ञान का प्रसार अरबों के माध्यम से किया जाता है। और हम देखते हैं बगदाद एक कला और शिक्षा का एक बड़ा केंद्र बनकर उभरता है। और फिर ये अब्बासी खिलाफत 1258 में मंगोलों के आक्रमण के द्वारा नष्ट कर दी जाती है, समाप्त कर दी जाती है। यद्यपि इनकी एक शाखा हम देखते हैं काहिरा में 1570 तक खिलाफत को कायम रखती है, लेकिन महत्वपूर्ण रूप से देखा जाए तो खिलाफत 1258 में समाप्त हो जाती है। इस तरीके से हम देखते हैं कि खिलाफत के संबंध में जो इम्पोर्टेंट फैक्ट हैं वो हम फिर से एक बार आप लोगों को बता देते हैं। ये जो 4 खलीफा हैं, अबू बकर, उमर, उस्मान, ये पाक खलीफा कहे जाते हैं, महान खलीफा कहे जाते हैं, अर्थात सीधे रास्ते पर चलने वाले थे। इनका केंद्र मक्का था। बाद में जो मुआविया खलीफा बनते हैं, इन्होंने अपने राजवंश की स्थापना कर दी। ये उमैयद राजवंश की इन्होंने स्थापना की है। और इनके समय में जो सबसे महत्वपूर्ण खलीफा होते हैं वो अल वलीद होते हैं, जिनके समय में भारत में सिंध को विजय कर दिया जाता है अरबों के द्वारा। इसके बाद हम देखते हैं ये जो उमैयद खलीफा थे ये सुन्नी खलीफा थे, अब्बासी खलीफा शिया खलीफा थे। और इनमें जो अब्बासी खलीफाओं में जो सबसे महत्वपूर्ण खलीफा में दिखते हैं ज्ञान विज्ञान की दृष्टि से वो मामून हैं, जिन्होंने दारुल हिकमत की स्थापना की। और 1258 में इस तरह से खिलाफत समाप्त हो जाती है। हम आप लोगों को अगले वीडियो में भारत में इस्लाम का प्रसार या इस्लाम का प्रवेश, सबसे पहले भारत में इस्लाम का प्रवेश किस तरह से होता है, फिर उसका प्रसार किस तरीके से होता है, इसके बारे में बताएंगे। भारत में जो इस्लाम का प्रसार है, हम देखते हैं कि सबसे पहले भारत में अरबी व्यापारियों के माध्यम से इस्लाम का प्रसार होता है केरल क्षेत्र में। उसके बाद हम देखते हैं कि अरबी आक्रमणकारियों द्वारा सिंध क्षेत्र में इस्लाम का प्रसार किया जाता है।
इसके बाद तुर्की आक्रमणकारियों के साथ इस्लाम आता है और सबसे ज्यादा हम देखते हैं कि इस्लाम को प्रसारित करने का कार्य अगर किसी ने किया है तो सूफी संतों के माध्यम से भी इस्लाम का प्रसार भारत में हुआ है। भारत में इस्लाम के प्रसार ने, भारत में इस्लाम के प्रवेश ने किस तरह से भारत को प्रभावित किया, भारतीय समाज संस्कृति और भारतीय धर्म, भारतीय राजनीति, इन सबको किस तरीके से प्रभावित किया, इसके बारे में हम आपको अगले वीडियो में बताएंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।